नमस्कार। एमकॉम उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। कंपनियों के कर निर्धारण में आज हम कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक करदाता से उसकी गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से आयकर वसूल किया जाता है। करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। कंपनी करदाता भी के लिए भी उसका निवास स्थान निर्धारण किया जाता है। तो यानी कंपनियों का कर निर्धारण करने से पूर्व कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में कंपनी की निवास स्थिति क्या है, इसका निर्धारण किया जाता है। और इस संबंध में जैसे कि दो ही बातें हैं कि कंपनी निवासी हो सकती है यानी रेजिडेंट या अनिवासी नॉन रेजिडेंट हो सकती है। निवास स्थिति का निर्धारण हो जाने के बाद ही उसकी कुल आय का निर्धारण किया जाता है और कुल आय का निर्धारण होने के पश्चात उसे देय कर का निर्धारण किया जाता है। तो कंपनी का निवास स्थान का निर्धारण यानी कंपनी निवासी है या अनिवासी है, इस स्थिति का सब सर्वप्रथम निर्धारण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले निवासी यानी कंपनी की जैसे निवास स्थान के आधार पर दो ही परिस्थितियां हो सकती है, निवासी या अनिवासी। तो निवासी यानी रेजिडेंट कब होगी कंपनी? कोई भी कंपनी जो निम्नलिखित दो शर्तों में से किसी भी एक शर्त को किसी भी गत वर्ष में पूरा कर देती है तो उस गत वर्ष में वह भारत में निवासी होती है। यानी गत वर्ष में अगर ये दो शर्तें हैं, उन दो शर्तों में से अगर वह पूरा कर देती है, किसी भी एक शर्त को अगर पूरा कर देती है तो वह कंपनी निवासी कंपनी मानी जाएगी। और उसमें पहली शर्त यह है कि यदि वह एक भारतीय कंपनी है। भारतीय कंपनी अर्थात कि उसका समामेलन भारत में हुआ हो। पहली शर्त यही है। अगर वह भारतीय कंपनी है तो वह निवासी ही मानी जाएगी। दूसरी शर्त है कि कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होना चाहिए। और प्रभावी प्रबंध से तात्पर्य यह है कि ऐसे स्थान से जहां कंपनी का प्रमुख प्रबंध एवं सभी वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हों, जो एक व्यावसायिक सत्ता के लिए अनिवार्य हो। तो ये दो शर्तें हैं। एक तो प्रभावी प्रबंध जो है गत वर्ष के दौरान उसका भारत में स्थित होना चाहिए, दूसरा वह एक भारतीय कंपनी हो। इन दोनों में से अगर किसी भी एक शर्त की पूर्ति अगर वह कर देती है गत वर्ष में, तो वह कंपनी भारत में निवासी कंपनी मानी जाएगी। अगर वह भारतीय कंपनी है तो निश्चित तौर पे वह निवासी कंपनी कहलाएगी। अगर वह भारतीय कंपनी नहीं है लेकिन उसका प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित है, प्रभावी प्रबंध का जैसे मैंने अर्थ बताया कि कंपनी का प्रमुख प्रबंध और सभी वाणिज्यिक निर्णय जो लिए जाते हैं वो स्थान है भारत में स्थित होना चाहिए। तो अगर ये दो शर्तें हैं, इसमें से एक भी शर्त अगर वह पूरी कर देती है तो वह कंपनी निवासी मानी जाएगी। दूसरी स्थिति आती अनिवासी। जब किसी कंपनी न तो एक भारतीय कंपनी है और न ही उसके प्रबंध का स्थान भारत में स्थित है, तो वह कंपनी अनिवासी मानी जाएगी। भारतीय कंपनी नहीं है यानी विदेशी कंपनी है और उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में अगर स्थित नहीं है तो वह कंपनी अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट जो है मानी जाती है, समझी जाती है।
ये जो तीसरा, जैसे असाधारण निवासी है, कंपनी कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। असाधारण निवासी की स्थिति केवल जो है व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार पर ही लागू होता है। फर्म और कंपनी की स्थिति में केवल दो ही स्थितियां होती है, निवासी और अनिवासी। कंपनी की निवासी स्थिति के आधार पर कर का भार, यानी कंपनी की निवास स्थिति के आधार पर ही कुल आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। जब कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण हो जाता है, कंपनी निवासी है या अनिवासी, उसके पश्चात उसकी आय जो विभिन्न स्रोतों से कमाई हुई है, उसमें से हम निम्नलिखित आय जो है वो एक निवासी कंपनी की दशा में कर योग्य होगी और अनिवासी के लिए अलग नहीं। निवासी कंपनी की दशा में एक निवासी कंपनी करदाता की गत वर्ष की कुल आय में निम्न आय, निम्नलिखित बिंदुओं से जो आय हुई है वह आय, चाहे वे किसी भी साधन से हुई हो, मकान संपत्ति से हुई हो, व्यवसाय पैसे से हुई हो, पूंजी लाभ से हुई हो, अन्य साधनों से आई हो, यानी किसी भी स्रोत जिसको हम कह सकते हैं साधन से हुई हो, उसको सम्मिलित की जाती है कुल आय में। जिसमें पहला पॉइंट है कि गत वर्ष में भारत में उपार्जित आय या भारत में उपार्जित समझी गई आय। गत वर्ष में भारत में उपार्जित आय या भारत में उपार्जित समझी गई आय। दूसरा पॉइंट, गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। तीसरा कि गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित आय या उपार्जित समझी गई आय। चौथा पॉइंट कि गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त आय या प्राप्त समझी गई आय। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें अगर वह किसी भी इसमें से इनकम अगर उनकी होती है, आय अगर होती है, पहला पॉइंट भारत में उपार्जित और भारत में उपार्जित समझी गई। दूसरा भारत में प्राप्त और प्राप्त हुई समझी गई। तीसरा आपके भारत के बाहर उपार्जित आय या उपार्जित समझी गई आय, भारत के बाहर प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय। ये यानी कुल मिला के निवासी कंपनी की दशा में उसने कहीं भी आय कमाई हो, उसके ऊपर उसे भारत में कर देना होगा। दूसरा, अगर अनिवासी कंपनी की दशा में, मान लीजिए निवासी स्थिति के आधार पर अगर कोई कंपनी अनिवासी है, तो उस दशा में एक अनिवासी कंपनी करदाता की दशा में केवल भारत में हुई आय ही कर योग्य होती है। विदेशी आय एक अनिवासी कंपनी के लिए भारत में कर योग्य नहीं होती है। यानी अगर अनिवासी कंपनी करदाता है तो उपयुक्त जो 2 बिंदु है हमने अभी देखे निवासी कंपनी की दशा में, कि गत वर्ष में भारत में उपार्जित आय या भारत में उपार्जित समझी गई आय, गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। ये 2 बिंदु जो है वही अनिवासी कंपनी की दशा में कर योग्य होंगे। यानी ये इस प्रकार की आय ही कर योग्य होगी। भारत के बाहर विदेश से अगर कोई आय कमाती है अनिवासी कंपनी, तो वह भारत में कर योग्य नहीं होती है। तो इस प्रकार एक कंपनी करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण होता है और निवास स्थान का निर्धारण करने के पश्चात ही कंपनी की जो आय है, जैसा अपन ने निवास स्थिति के आधार पर, जैसे निवासी है तो 4 बिंदु जो है उसके अंतर्गत आते हैं और अनिवासी की दशा में केवल भारत में कमाई गई आय ही कर योग्य होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गोयल कंपनी लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो भारत में तथा विदेशों में व्यापार करती है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में उसके व्यापार का प्रभावी प्रबंध पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। इसमें प्रश्न है कि क्या निवास में कोई अंतर पड़ता यदि प्रभावी प्रबंध भारत के बाहर स्थित होता? पहला प्रश्न आपका है हमारा। इस प्रश्न का जवाब है कि गोयल कंपनी जो है लिमिटेड
एक भारतीय कंपनी है। भारतीय कंपनी जब है तो प्रभावी प्रबंध की स्थिति में भारत के बाहर अगर स्थित है तो भी वह भारत की निवासी होती है, क्योंकि वह भारतीय कंपनी है। जो अगर प्रश्न में भारतीय कंपनी लिखा हुआ है तो भले ही उसका प्रभावी प्रबंध स्थान जो है भारत के बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय कंपनी हमेशा निवासी ही मानी जाती है। दूसरा प्रश्न इसी में है कि यह कंपनी एक अमेरिकन कंपनी होती है और इसका प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित नहीं होता। जब ये एक कंपनी अमेरिकन कंपनी होती है यानी भारतीय कंपनी नहीं है, जब भारतीय कंपनी नहीं है और इसका प्रभावी प्रबंध भी भारत में स्थित नहीं है तो उस दशा में ये एक अनिवासी कंपनी होगी, यानी इसकी स्थिति अनिवासी की होगी। तीसरा प्रश्न इसी में कि ये एक जापानी कंपनी होती है और इसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा होता। आंशिक रूप से ये भारतीय गोयल कंपनी जो है भारतीय कंपनी नहीं होती, एक जापानी कंपनी होती और इसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से अगर भारत में स्थित रहा होता, इस स्थिति में इसकी निवास स्थिति क्या होती? यानी इस स्थिति में जब ये जापानी कंपनी है और इसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से अगर भारत में स्थित होता है तो इस स्थिति में भी कंपनी अनिवासी होगी, क्योंकि यह एक पहली बात भारतीय कंपनी नहीं है, जापानी कंपनी है। दूसरा, इसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में स्थित होता है, आंशिक रूप से नहीं। यहाँ पर जो शर्त है वो शर्त है कि गत वर्ष में उस कंपनी का प्रभावी प्रबंध पूर्ण रूप से जो है वो भारत में स्थित होना चाहिए। इसका प्रभावी प्रबंध पूर्ण रूप से भारत में स्थित नहीं रहा है, आंशिक रूप से रहा है, इसलिए यह कंपनी अनिवासी होगी। इस प्रकार से एक कंपनी के लिए उसकी कर निवास स्थिति का निर्धारण कर निर्धारण के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।